एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दैट इज ईसी, यह क्या है? तो यह पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में इसे चार्ल्स एमी कटर, जी हाँ, इसी के द्वारा लाइब्रेरी के वर्गीकरण में कटर नंबर को यूज किया गया है। पहले भी आप जानते होंगे इस बात को। और चार्ल्स एमी कटर ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिया, इससे भी पहले हम आपको बताए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा चार्ल्स एमी कटर ने इसके अलावा यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के अलावा किस क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। ध्यान में रखना है चार्ल्स एमी कटर ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का भी प्रतिपादन किया 1882 ईस्वी में। ध्यान में रखना है इसका विकास यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास जो है वह 1882 ईस्वी में होता है। यह प्रणाली विशेष रूप से अमेरिकी पुस्तकालयों में इसके लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का यूज प्रायः किसमें? तो याद रखना है अमेरिका के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है एक लचीली, विस्तार योग्य और व्यवस्थित वर्गीकरण यानी फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेबल, उसके साथ साथ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए आपको एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है। इसके विकास की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है आपको चार्ल्स एमी कटर, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। विकास का वर्ष आपको याद हो गया होगा 1882 ईस्वी। यह देश अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ध्यान में रखना है पुस्तकालय की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार योग्य प्रणाली, एक्सपेंसिव प्रणाली, बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक्सपेंसिव प्रणाली आपको ध्यान में रखना है। आप कह रहे हैं 1891 होगा। इसका विकास 1891 एक्सपेंसिव प्रणाली, एक बार इसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा बहुत सारा डाटा है हमारे पास, तो हो सकता है इसे स्टार लगा लीजिए ना। हम अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम पिन कर देंगे। अगर 1891 है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट इस बात के लिए करें। ये 1891 भी कमेंट में आ रहा है, इसको वेरीफाई कर लें। अगर ये जानकारी सही होगा तो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। जी हाँ, मुहर लगाते हुए 1891 पर हम भी बात मानते हैं। चूंकि ये नहीं होगा, आप इसको एक बार हम वेरीफाई करना चाहेंगे, आपका बात भी सही हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, ईस्वी में वेरिएशन या फिर टाइपिस्ट कुछ प्रॉब्लम कर दिया होगा। चलिए आम बात है, उसको इग्नोर किया जाए। चलिए कह रहा है कि अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लेयर पर हम लोग जब बात करेंगे ध्यान में रखना है यह 7 लेवल पर बात करेंगे, जहां पर 7 लेयर या फिर 7 लेयर स्तर जिसको कहते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पुस्तकालय के आकार और जरूरत के अनुसार इसे 7 लेवल में बांटा गया है। उसमें से पहला लेवल आप देखेंगे, पहला स्तर क्या है हमारा? तो पाठशाला पुस्तकालय। ध्यान में रखना है सबसे पहले आएगा पाठशाला पुस्तकालय, स्कूल लाइब्रेरी। यह स्तर छोटे पुस्तकालयों के लिए होता है, जहां पर सीमित विषयों को कलेक्ट करके उस लाइब्रेरी में अरेंज किया जाता है। ध्यान में रखना है विषय जब सीमित हो तो वो पुस्तकालय लाइब्रेरी होगा। ध्यान में रखना है पाठशाला पुस्तकालय, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यह पहला स्तर है। उसी तरह से अगर दूसरे स्तर की बात करेंगे तो पुस्तकालय यानी पाठशाला पुस्तकालय से आप सामान्य पब्लिक पुस्तकालय में आ जाइए। सामान्य जन सामान्य को यह ध्यान में रखते हुए थोड़ी अधिक श्रेणियां इसमें जोड़ी गई है। तीसरे स्तर पर आपको मिलता है माध्यमिक पुस्तकालय। यहां पर ये सार्वजनिक जगह से उठकर थोड़ा सा बड़े नगरों के लिए हम लोग मूव करेंगे, जहां पर विभिन्न विभागों के पुस्तक मिलते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे विशेष पुस्तकालय चौथे नंबर पर, जहां पर स्पेशल लाइब्रेरीज होते हैं, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी और तकनीकी के साथ साथ विशिष्ट विषयों जैसे शोधकर्ता या फिर किसी भी रिसर्च वर्क के लिए आपको यहां पर, ठीक है,
यह आपको विशिष्ट विषयों के लिए चौथे स्तर का विशेष पुस्तकालय, ठीक है, विशेष पुस्तकालय दी जाती है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आपको शुरू में ही हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया जो भी हमारा जरूरत का था, ध्यान में रखना है। एक बार पुनः वीडियो को देख लेंगे। चलिए पांचवां स्तर पर आपको सबसे बड़े लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि लार्ज पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में होता है, यहाँ पर श्रेणियां और उपवर्ग अधिक होते हैं क्योंकि सामग्री में ये बड़े सार्वजनिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर विविधता देखी जाती है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये याद रखना है आपको, छठे नंबर पर यह पूछा जाता है कि छठा स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से लाइब्रेरी होते हैं, तो ध्यान में रखना है विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सातवें नंबर पर ध्यान में रखना है राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है और यही हमारे देश के लिए सबसे सर्वोच्च पुस्तकालय हो जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जहां पर आपको हम पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में। नेशनल लाइब्रेरी आपको ये भी बताए थे संविधान के तहत कि नेशनल लाइब्रेरी के लिए हर एक लेखक को अपने पुस्तक की 4 प्रतियां नेशनल लाइब्रेरी को भेजना अनिवार्य किया गया है। इन सभी बातों पर भी हम अच्छे तरीके से आपको क्लास में व्याख्या करके बता चुके हैं। यानी यहां पर आपको हम लिस्ट दे रहे हैं, हमारा ये 7 लेवल है और 7 लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना है स्कूल लाइब्रेरी सीमित विषय, छोटे सार्वजनिक पुस्तकालय छोटे से अधिक, थोड़े अधिक इससे होंगे। मध्य स्तर का विभागीय अलगाव के लिए याद रखना है, विशिष्ट पुस्तकालय तकनीकी विषयों के लिए, बड़े पुस्तकालय विस्तृत सामग्री के वर्गीकरण के लिए, विश्वविद्यालय में अनुसंधान हेतु गहराई से वर्गीकरण के लिए और राष्ट्रीय पुस्तकालय संपूर्ण सबसे विस्तृत 7वें लेवल का हमारा यह वर्गीकरण है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि यह प्रणाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंसिव प्रणाली, ध्यान में रखना है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो कि हमने पढ़ लिया है एलसीसी के विकास की आधार बनती है। ध्यान में रखना है, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदाहरण यहां पर देखेंगे तो यहां पर नोटेशन आपको देखने को मिलता है, अल्फाबेट्स और उसके साथ नंबर, जैसे कि Q5 दिए हैं किसके लिए, तो गणित विषय के लिए, P2 दिया गया है साहित्य के लिए, यह ध्यान में रखना है। इसमें P जो है वह लिटरेचर को बताता है और 2 जो है उसके पोएट्री सेक्शन को बताता है। यानी आपको विषय और विषय में अगर कोई खंड है तो खंड के लिए आपको नंबर ध्यान में रखना है और विषय के लिए आपको अल्फाबेट्स ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा क्रम। तो विस्तार योग्य है, इसकी यह खासियत है कि इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं लाइब्रेरी के कलेक्शन के अनुसार। एडाप्टेशन यानी इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके से एनी टाइप्स में, और इसमें आधुनिक और क्रमबद्ध वर्गीकरण को भी समाविष्ट किया जा सकता है। इसमें ऑफर है कि आप लॉजिकल और प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर के साथ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ खामियां है, यह सबसे पॉपुलर नहीं माना जाता है, यह कम प्रचलित है और प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें होती है और प्रकाशन की अधूरी स्थिति इसमें स्पष्ट झलकता है। और उसके साथ ही इसके यूज की अगर हम बात करें तो याद रखना है इसका यूज प्रयोगात्मक तौर पर अमेरिका के कुछ पुस्तकालयों में किया जाते हैं। आधारभूत मॉडल की अगर बात करें तो यह एलसीसी के बेस के रूप में वर्क करता है, ध्यान में रखना है। आपको परीक्षा में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका विकास आप सभी ने हमें बताया 1991 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके लेयर की बात करें तो यह याद रखना है इसका 7 लेयर होता है और इस प्रणाली की आधारशिला है हमारा क्या, एलसीसी के लिए। और यह प्रणाली पूर्णतः प्रकाशित हुई है तो नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कुछ लाइब्रेरियों में से पालन किया जाता है। इस तरह से एक्सपेंसिव प्रणाली में पुस्तकालय वर्गीकरण
के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रयोग के रूप में किया गया, हालांकि यह प्रणाली व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ और बाद में LCC जैसी आधुनिक प्रणालियों ने इसका स्थान ले लिया। ध्यान में रखना है, और यह बातें आपको बाइलिंगुअल हमारा कंटेंट में देखने को मिलता है। ध्यान में रखना है मेन नोटेशन की अगर हम बात करें, जो कि आपको अभी मन में आ रहा था, तो ध्यान में रखना है ये अल्फाबेट्स के साथ आपको सब्जेक्ट का नाम भी मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे याद कर लेंगे। जैसे कि ए के लिए सामान्य कार्य, जनरल वर्क के लिए, बी दर्शन के लिए, सी धर्म के लिए, डी सामाजिक विज्ञान, ई भाषा के लिए, एफ विज्ञान के लिए, जी उपयोगी और कला और प्रौद्योगिकी के लिए, एच ललित कला के लिए, आई फॉर साहित्य हो जाएगा, जे से इतिहास भूगोल और के से जीवनी और एल से बच्चों के साहित्य, एम से सार्वजनिक दस्तावेज और जेड से आपका ग्रंथ की सूची, और इसके वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। संरचना की बात करें तो यह वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स होते हैं और उसके साथ साथ संख्या यानी लेटर्स और नंबर होते हैं, और इसमें पूरी गहराई से इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि एफ जो है, और एफ हो गया हमारा विज्ञान के लिए, और F5 विज्ञान गणित की क्लासिफिकेशन के लिए है। याद रखना है साइंस में मैथमेटिक्स को दिखाता है F5। जैसे I3 है, I मतलब साहित्य और 3 उपन्यास के लिए है, तो I3 जो है वह किसी लिटरेचर में नॉवल के लिए यूज होता है। उसी तरह से जे जो है वो इतिहास के लिए, और J2 जो है उसके भाग प्राचीन इतिहास के लिए यूज होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यानी जैसे कि ए के लिए हमने सामान्य विज्ञान कहा, सामान्य और सामान्य में सामान्य ज्ञान, B2 में दर्शन और दर्शन में नैतिक दर्शन, C3 में धर्म और धर्म में ईसाई धर्म। याद रखना है उसी तरह से आपका ये नोटेशन किया जाता है। इसे जेड तक लिया गया है और यह संपूर्ण है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।